स्वागत है आप सभी का मेरी क्लास में। तो आज हम करंट अफेयर की क्लास लेकर आए हैं जिसमें हम बात करेंगे 5 शास्त्रीय भाषाओं को दर्जा दिया गया है। नई 5 भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है और ये सभी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। अब शास्त्रीय भाषाएं क्या होती है और दर्जा कैसे मिलता है ये भी जानना आपके लिए जरूरी है। तो 5 भाषाएं कौन कौन सी है, जिसमें मराठी है, पाली है, प्राकृत है, असमिया है और बंगाली है, जिसको क्लासिकल लैंग्वेज बोलते हैं। आप सभी को पता होगा, तो इसको दर्जा दिया गया है। इसको याद रखिएगा, एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब शास्त्रीय भाषा के परिचय की बात कर लेते हैं। 2004 में शास्त्रीय भाषा को अवगत कराया गया था, है ना। भाषा की अवधारणा को भारत सरकार ने बताया कि भाई शास्त्रीय भाषा क्या होती है। तो भारत में 11 शास्त्रीय भाषा है जो देश की सांस्कृतिक, है ना, समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर का प्रतीक है। तो आप समझ गए होंगे ये हमारी सांस्कृतिक यानी कल्चर वैल्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और क्या है इसके बारे में वो भी जान लेते हैं। शास्त्रीय भाषा घोषित करने का वर्ष, तो आपको बता देता हूँ किस वर्ष कौन सी सांस्कृतिक भाषा को घोषित किया गया है। जैसे तमिल, सबसे पहले तमिल 2004 में घोषित की गई, संस्कृत 2005 में, तेलुगु 2008 में, कन्नड़ 2008 में, मलयालम 2013 में, उड़िया 2014 में। तो ये पहले से ही थी। अभी जो घोषित की गई है उसके बारे में मैंने आपको बता ही दिया। अब देखो इसका महत्व क्या होता है, इंपॉर्टेंस क्या है इसकी। तो आप बताएंगे बौद्धिक और सांस्कृतिक योगदान होता है इसका। बौद्धिक और सांस्कृतिक योगदान होता है। इन भाषाओं को बौद्धिक और सांस्कृतिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई हो, यानी वो भाषाएं जिन्होंने बौद्धिक और सांस्कृतिक डेवलपमेंट में बहुत बड़ी भूमिका निभाई हो, उन्हीं को ये दर्जा दिया जाता है। प्राचीन ग्रंथ, यानी कि इन भाषाओं में प्राचीन ग्रंथ भी रहे हो, जैसे साहित्य, दर्शन, धर्म के बारे में जानकारी, जो मूल्यवान जानकारी देंगे वही सांस्कृतिक भाषा कहलाती है। आप समझ गए होंगे मेरी बात को। जैसे कल आपने देखा होगा संस्कृत है, तमिल है, जितनी भी भाषाएं हैं ना, ये सांस्कृतिक पहचान है हमारी, है ना। इनके अपने खुद के एविडेंस है, साहित्य है, अपना दर्शन है, धर्म के बारे में जानकारी देते हैं। तो ये सारे पॉइंट आपके लिए इम्पोर्टेंट है, जिससे आपको क्लियर हो जाएगा कि भाई किसको शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया जाता है। अब देखो 2005 और 2024 के बीच में जो क्राइटेरिया क्या है भाई, किसको हम दर्जा दे सकते हैं क्लासिकल लैंग्वेज का। तो देखो इसका प्राचीन इतिहास होना चाहिए। भाषा लगभग 1500 से 20 बीसी के आसपास की होनी चाहिए, है ना। 1500 से 2000 बीसी के आसपास होनी चाहिए। बिफोर क्राइसिस की बात कर रहा है बीसी। प्राचीन साहित्य होना चाहिए, यानी कि ये ऐसी कोई भाषा नहीं होना चाहिए, इसका अपना साहित्य होना चाहिए। इस भाषा में लिखा गया साहित्य हो, संग्रह किया गया हो और पीढ़ियों के लिए मूल्यवान हो, यानी आने वाली पीढ़ियों के लिए मूल्यवान भी हो, तभी इसकी इंपॉर्टेंस मानी जाएगी, तभी इसको शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया जाएगा। अभी तक जितनी भी भाषाएं आप देख रहे हैं, 11 भाषाएं, तो सभी की सभी आप देखेंगे सभी का क्राइटेरिया यही है या फिर इससे भी पुराना है, और ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आज तक ज्ञान की थर्ड में क्या करा, ज्ञान ग्रंथ, मतलब इन भाषाओं में आपके पास ज्ञान ग्रंथ होना चाहिए, मौलिक साहित्य होना चाहिए, एक परंपरा होनी चाहिए, अन्य भाषा समुदाय से उधार नहीं लिया गया हो। यानी कि इसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट बात की गई है, यानी कि आप किसी और भाषा से कुछ और चीजें एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं। इसका खुद का अपनी भाषा होनी चाहिए, खुद की अपनी संस्कृति होनी चाहिए इस भाषा की। आप किसी और भाषा के आधार पर किसी भाषा को क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा नहीं दे सकते हैं, यानी इसके अपने विशिष्ट गुण होने चाहिए। अब विशिष्ट विकास, यानी शास्त्रीय भाषा आधुनिक भाषा से अलग होनी चाहिए। अभी कोई कह दे भाई हिंदी को क्लासिकल लैंग्वेज घोषित कर दो, तो हिंदी नहीं हो सकती है ना, क्योंकि ये ना तो इतनी पुरानी, अभी खड़ी बोली बोलना शुरू किया हमने, तो वो इसमें शामिल नहीं होगी। यानी ये सीधा कह रहा है आधुनिक भाषा से अलग होनी चाहिए मतलब आधुनिक भाषा नहीं होनी चाहिए, तो इसलिए इसको क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा दिया जाता है। अब 2024 में संशोधन किया गया बताया गया कि ज्ञान ग्रंथ की परिभाषित किया गया है कि कविता,
थोड़ा मेरे को दिक्कत है गले में, इस वजह से थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है, तो इग्नोर करना, बाकी पढ़ाई पे ध्यान देना। पूरा लेखीय, शिलालेखीय, साक्ष्य के साथ गद्य ग्रंथ हो, ठीक है। 2024 में इसमें संशोधन किया गया है, उससे रिलेटेड है। अब शास्त्रीय भाषा के बारे में और क्या कहता है, शास्त्रीय भाषा को मिलने वाले लाभ। अब इससे लाभ क्या मिलता है, जैसे सरकारी लाभ मिलता है, अध्ययन और संरक्षण के लिए लाभ मिलता है, अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार मिलते हैं इससे, इंटरनेशनल लेवल पे विद्वानों को पुरस्कार मिलते हैं, जैसे जो संस्कृत के प्रोफेसर हैं, विशेषज्ञ हैं, जो इन पे रिसर्च करते हैं, पीएचडी करते हैं, तो उनको अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार मिलते हैं। और भारत की जो क्लासिकल लैंग्वेज है वो वर्ल्ड फेमस है, यानी पूरे वर्ल्ड में उसको एक सम्मान की नज़र से देखा जाता है कि हजारों साल पुरानी हमारी लैंग्वेज है, हमारा साहित्य है, उनको एक अलग से इम्पोर्टेंस मिलती है। सबको समझ में आया ना क्लासिकल लैंग्वेज की क्या इम्पोर्टेंस है। अब यूजीसी के माध्यम से कई सारी पीठों में भाषाओं का, शास्त्रीय भाषाओं पर शोध चल रहा है। जैसे सेंट्रल यूनिवर्सिटी है तो भाषाओं पे शोध चल रहा है ना। जैसे केंद्र क्या, मैसूर केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान ने शास्त्रीय भाषाओं के अध्ययन के लिए उत्कृष्टता केंद्र है, मतलब यहाँ पर क्लासिकल लैंग्वेज के लिए अलग से रिसर्च होता है। तो रिसर्च का मैंने आपको बता ही दिया कि लैंग्वेज पे, क्लासिकल लैंग्वेज पर रिसर्च होता है। जो लोग पीएचडी करते हैं, रिसर्च करते हैं, बुक लिखते हैं, तो उनके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगी। अब ज़्यादा लोग क्लासिकल लैंग्वेज पर रिसर्च करना शुरू कर देंगे, जैसे जो संस्कृत के विद्वान है वो संस्कृत पर रिसर्च करेंगे, है ना, वो और संस्कृत को अच्छे से जानेंगे कि पुराने समय में हमारी लैंग्वेज में क्या क्या ग्रंथ लिखे गए हैं, और उन ग्रंथों को पढ़ना भी आसान हो जाएगा इन लोगों के लिए। तो ये सारी बातें इसमें कही गई है। और भी अन्य प्रयास है, वो भी देख लेते हैं। 8वीं अनुसूची में 22 भाषा शामिल है, जिसमें से असमिया, बंगला, गुजराती, हिंदी, तमिल, तेलुगु आदि ये सारी भाषाएं। 344 से आर्टिकल 344 1 में प्रत्येक 5 वर्ष में राष्ट्रपति द्वारा भाषा आयोग का गठन करेगा। तो हर 5 साल में भाषा आयोग का गठन किया जाता है। अनुच्छेद 351 में हिंदी भाषा के प्रसार के लिए संघ का कर्तव्य होगा, यानी कि केंद्र क्या करेगा, हिंदी भाषा के प्रचार और प्रसार के लिए क्या करेगा, काम करेगा। तो ये वाली बात 351 में लिखी हुई है। तो ये सब आपको याद रखना है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकता है। और ये केवल यूपीएससी के लिए नहीं, सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। अन्य भाषाओं के लिए भी जान लेते हैं। परियोजना असीमिता, तो 5 वर्षों के लिए भारतीय भाषा को 22,000 पुस्तकें प्रकाशित करने का लक्ष्य रखा गया। सोचो 22,000 पुस्तकें आएगी अगले 5 वर्ष में। नई शिक्षा नीति में भी संस्कृत विश्वविद्यालयों को बहुविषयक संस्थानों में परिवर्तित करने का उद्देश्य है, यानी न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, उसमें संस्कृत विद्यालयों को बहुविषयक संस्थानों में परिवर्तित करने की बात कही गई है न्यू एजुकेशन पॉलिसी में। 4 शास्त्रीय भाषा जैसे कन्नड़, तेलुगु, मलयालम, उड़िया को बढ़ावा देने का कार्य करता है। तो ये क्या करता है, इसको बढ़ावा देने का काम करता है। केंद्रीय सांस्कृतिक विद्यालय विधेयक 2019 में 3 डीम्ड संस्कृत विश्वविद्यालय, जो विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया। डीम्ड विश्वविद्यालय क्या होते हैं, इसको लेकर मैंने आपको पहले बता दिया था जब एनसीईआरटी को दिया गया था डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा। तो ये आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, तो ये याद रखना, संस्कृत विद्यालय बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये आज की हमारी क्लास थी, उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर कर देना, ठीक है। मिलते हैं आपसे करंट के एक नए टॉपिक पर। तो ये रिकॉर्डेड क्लास है, नेक्स्ट टॉपिक आपको मिल जाएगा बहुत जल्दी। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।